चलिए, आवाज़ अगर जा रही है तो सभी लोग जो है यस कमेंट कर दीजिए, ताकि आज का क्लास जो है हम लोग स्टार्ट करें। ठीक है, सभी लोग टाइम से आ जाया कीजिए। चलिए, आवाज़ आ रही है, सभी लोग को गुड इवनिंग। ठीक है, सभी लोग को गुड इवनिंग। उसके बाद से चलिए अब हम लोग जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं फर्स्ट क्वेश्चन बिना देरी किए। ठीक है, चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रसव के बाद पहले 2 सप्ताह में होने वाले योनि स्राव को क्या कहते हैं। यानी प्रसव के बाद सभी को पता है कि कितने सप्ताह तक स्राव होता है, 2 सप्ताह तक। ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 2 सप्ताह तक। ऐसे आप लोग याद भी रखिएगा, 2 सप्ताह तक स्राव होता है। तो उस स्राव को क्या बोलेंगे? सो बोलेंगे, लोकिया बोलेंगे, लोकिया अल्बा बोलेंगे कि ब्लीडिंग बोलेंगे? क्या बोलेंगे? सभी लोग आंसर कीजिए। सभी लोग का आंसर आना चाहिए 1 नंबर का आप लोग। और सभी लोग पेन और कॉपी लेकर के बैठिए। हमेशा जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताया गया है तो वो आप लोग नोट कर लीजिएगा, अगर नहीं याद है तो। ठीक है, अगर आप लोगों को नहीं याद है तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर नोट कर लीजिएगा। तो चलिए, सभी लोग का राइट आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, ऑप्शन नंबर बी ही होगा लोकिया। ठीक है, लोकिया। प्रसव के बाद जो 2 सप्ताह तक योनि से स्राव होता है उसे हम लोग लोकिया बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए लोकिया वाला बहुत इम्पोर्टेंट है। उसका हर जो है दिन मतलब चेंज होते रहता है कलर। आप लोग को बहुत बार बताया भी गया है। जो लोग को भी नहीं पता है, जो लोग भी अगर नई जोड़ी है, आप लोग पिछला क्लास आप लोग ज़रूर अटेंड कीजिए। ठीक है, पिछला क्लास अटेंड कीजिएगा ना तो फिर आप लोगों का जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पढ़ाया जा रहा है, ऑब्जेक्टिव के साथ साथ अब लोकिया आया था तो लोकिया के बारे में पूरा वहाँ पे डिटेल में बताया गया है। तो आप पिछला क्लास भी ज़रूर से ज़रूर टाइम निकाल के एक बार देख लीजिए। उससे आप लोगों को जो है मतलब धीरे धीरे थ्योरी और ऑब्जेक्टिव दोनों आप लोग का कंप्लीट होते चलेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं कि प्रसव की द्वितीय अवस्था में गर्भाशयी संकुचनों में सुधार हेतु मरीज को कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है। यहाँ पे देखिए दूसरी अवस्था, द्वितीय अवस्था। ठीक है, अवस्था यानी कि स्टेज। ठीक है, टोटल कितनी अवस्था होती है? टोटल 4 अवस्था होती है। तो 4 अवस्था में ये दूसरी अवस्था में बोल रहा है कि गर्भाशयी संकुचन में सुधार हेतु मरीज को कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है। ऑक्सीटोसिन, मेथार्गिन, फेनार्गन और डाइजेपम। तो क्या देते हैं हम लोग? आप लोग आंसर बताइए, ABCD में से कुछ भी बताइए। ठीक है, कि क्या होगा, कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है गर्भाशयी संकुचन में सुधार के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन को IM दिया जाता है, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, IM दिया जाता है ऑक्सीटोसिन को। एक चीज़ और आप लोग याद रखिएगा कि इसको IV भी दिलाता है। ठीक है, IV भी दिलाता है। 500 ml जो है 1 यूनिट जो ऑक्सीटोसिन है, 1 यूनिट ऑक्सीटोसिन को 500 ml जो RL होता है, RL में मिला करके और फिर जो है उसको दिलाया जाता है। ठीक है, तो ये क्या करता है ऑक्सीटोसिन, एक ये आप लोग याद रख सकते हैं कि गर्भाशयी संकुचन में सुधार लाता है, यानी कि उसको आराम देता है। और साथ में ये जो है प्रसव के बाद भी दिलाता है। प्रसव के बाद क्यों दिलाता है? ये जो है प्रसव के दौरान जो ब्लीडिंग होता है उसको भी ये कम करता है, ब्लीडिंग को कम करता है, इसके कारण ऑक्सीटोसिन दिलाता है। तो ऑक्सीटोसिन ब्लीडिंग को कम करने में भी, प्रसव के दौरान जो ब्लीडिंग होता है उसको कम करने में भी मदद करता है। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोलता है। एक महिला जिसने कभी भी जीवित बच्चे को जन्म देने की अवस्था तक गर्भावस्था को कंप्लीट नहीं किया है उसे कहते हैं, यानी कि
क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसको अच्छा से समझिए। महिला जो है वो गर्भवती तो हुई है, ठीक है, गर्भवती हुई है लेकिन बच्चे को जन्म नहीं दी हुई है, या फिर एबॉर्शन हो गया है, या फिर कुछ और कारण है, लेकिन वो गर्भवती हुई है लेकिन जीवित बच्चे को देने में वो असमर्थ है, ठीक है, यानी वो जीवित बच्चे को जन्म नहीं दिया है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नुल्लीपेरा, नुल्ली ग्रेविडा, मल्टीपेरा, परप्यूरा। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है, इस सब को आप लोग याद कर लीजिएगा। ये समझने वाली बात नहीं है कि समझ जाइएगा, ये याद करने वाली ही बात है कि किसको क्या हम लोग बोलेंगे। इसका आंसर सभी लोग बताइए कि क्या होगा, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा या फिर डी होगा। तो देखिए सबका राइट आंसर आ रहा है ए, राइट आंसर ए ही होगा, नुल्लीपेरा, ठीक है, जो कि पहले जो है माँ बन चुकी है, यानी वो गर्भावस्था धारण कर चुकी है, ठीक है, वो गर्भावस्था धारण कर चुकी है लेकिन बच्चे को जन्म नहीं दे पाई है, तो उसको हम लोग नुल्लीपेरा बोलेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक माह के शिशु की माँ महिला नसबंदी की योजना बना रही है, मासिक रक्तस्राव के पश्चात सर्जरी के लिए आदर्श समय क्या है? देखिए क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक 5 माह की शिशु है, ठीक है, एक महिला है, उस महिला की 5 माह की एक शिशु है, ठीक है। अब ये महिला क्या चाह रही है कि हम नसबंदी करा ले, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि वो चाहती है नसबंदी कराने, लेकिन ये आप लोगों से पूछ रही है कि आखिर हम कब सर्जरी करें, ठीक है। तो सर्जरी का आखिर कब उचित समय है? मासिक धर्म के रक्तस्राव के बाद जो है उसका उचित समय कब है, कब उसको नसबंदी करवाना चाहिए? ओवुलेटरी चरण, प्रोलेटरी फेरल पेज, सेक्रेटरी पोज और मासिक धर्म चरण। तो फेज को हिंदी में चरण बोलते हैं, याद रखिएगा, फेज बोलिए या फिर चरण बोलिए, बात बराबर है। तो इसमें से कौन सा जो चरण है उस चरण में आप लोग उसका नसबंदी करवाइएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, ठीक है, बी आंसर होगा। सभी लोग जो है नोट कर लीजिए, सॉरी नोट नहीं कीजिए, ये तो आप लोग को मिल जाएगा, पीडीएफ में आंसर रहेगा। यहाँ पे जो है आप लोगों को ये बताना है कि आखिर प्रोलिफेटरी फेज किसे कहते हैं। देखिए इसको गुणन प्रावस्था भी बोलते हैं, फेज को प्रावस्था बोलिए या चरण बोलिए तो बात बराबर है। तो ठीक है, प्रोलिफेरेटिव जो होती है वो चरण, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? गुणन, ठीक है, याद रखिएगा गुणन बोलते हैं। अगर नहीं याद है तो आप लोग नोट कर सकते हैं। तो चलिए, बेसिकली जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है ना, वो उसका 3 फेज होता है, ठीक है, 3 फेज होता है। पहला जो है वो रक्तस्राव चरण होता है, रक्तस्राव चरण या फिर रक्तस्राव फेज बोलिए, उसको इंग्लिश में बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज, मेंस्ट्रुअल, और यहाँ पे फेज लिख लीजिए, नहीं याद है तो वहाँ पे लिख लीजिए आप लोग। जब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है तो ये जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आप लोगों का स्टार्ट होता है, यानी कि जब भी रक्तस्राव स्टार्ट होता है, रक्तस्राव जो है वो कितना दिन तक रहता है? 3 से 5 दिन तक, ठीक है। तो ये 3 से जो 5 का दिन होता है उस हम लोग फेज को क्या बोलते हैं? रक्तस्राव प्रावस्था या फिर मेंस्ट्रुअल फेज बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि ये जो है रक्तस्राव बंद हो जाता है, 3 से 5 दिन में रक्तस्राव बंद हो जाता है। उसके बाद जो है ये प्रोलिफेरेटिव फेज स्टार्ट होती है। इस फेज में क्या होता है ना, जैसे ही मेंस्ट्रुअल पीरियड जो है यानी रक्तस्राव बंद हो जाता है, ठीक है, बंद होने के बाद ये स्टार्ट हो जाता है प्रोलिलेटरी फेज। देखिए आप लोगों का यहाँ से जो है थ्योरी भी कंप्लीट होते जा रहा है। तो
आप लोग थ्योरी का टेंशन मत लीजिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आप लोगों का थ्योरी भी कंप्लीट हो रहा है। तो रक्तस्राव प्रावस्था यानी मेंस्ट्रुअल फेज जैसे ही बंद हुआ 3 से 5 दिन में, उसके बाद स्टार्ट हुआ गुड़न प्रावस्था यानी प्रोलिफेरेटिव फेज, ठीक है। तो 3 से 5 दिन के बाद कौन सा स्टार्ट हो गया, गुड़न प्रावस्था। इसमें क्या होता है ना कि रक्तस्राव बंद हो जाता है। उसके बाद बंद होने के बाद क्या होता है कि एग जो होता है वो तैयार होता है ओव्यूलेशन के लिए यानी अंडोत्सर्ग के लिए, ठीक है। किस फेज में स्टार्ट होता है, प्रोलिफेरेटिव फेज में। तो इतने दिनों में जो है ये तैयार करती है अंड को अंडोत्सर्ग के लिए यानी एग को ओव्यूलेशन के लिए तैयार करती है, ठीक है। तो इसमें जो है कितना दिन लग जाता है, 10 से 12 दिन तक टाइम लग जाता है, ठीक है। 10 से 12 दिन के बाद अंडोत्सर्ग होता है, ठीक है। अंडोत्सर्ग जैसे ही ये हुआ तब तक दूसरा फेज हम लोग का स्टार्ट हो जाएगा। प्रोलिफेरेटिव फेज के बाद कौन सा फेज स्टार्ट हो जाएगा, सेक्रेटरी फेज या फिर इसको ल्यूटियल फेज भी बोलते हैं, ठीक है। सेक्रेटरी फेज बोलिए या फिर ल्यूटियल फेज बोलिए, ठीक है। और इसी में जो होता है अंडोत्सर्ग होता है। उसके बाद से क्या होता है कि अगर वो स्पर्म आ गया तो उसमें ही जाइगोट ये सारा कुछ बनता है सेक्रेटरी फेज में, ठीक है। अगर स्पर्म नहीं मिला तो उसके बाद 14 दिन के बाद क्या हो जाता है, वो एग टूट जाता है। और फिर जो होता है वो फिर से जब एग टूट जाएगा, फिर से टूटने के बाद ब्लीडिंग स्टार्ट होगी। फिर ब्लीडिंग के बाद फिर एग बनना स्टार्ट होगा, फिर ओव्यूलेशन होगा। इस तरह से क्रिया जो है वो चलते रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोलिफेरेटिव फेज। देखिए एक बार और बता देते हैं, बहुत लोग को समझ में नहीं आया है। देखिए क्या होता है कि हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल किससे स्टार्ट होता है, ब्लीडिंग से, ठीक है। तो ब्लीडिंग 3 से 5 दिनों तक रहती है। तो इसी हम लोग अवस्था को क्या बोलते हैं, रक्तस्राव प्रावस्था यानी मेंस्ट्रुअल फेज 3 से 5 दिन, ठीक है। उसके बाद 3 से 5 दिन के बाद जैसे ही ये ब्लीडिंग बंद हो जाता है, उसके बाद हम लोग का कौन सा फेज स्टार्ट होता है, प्रोलिफेरेटिव फेज को इंग्लिश में गुड़न प्रावस्था भी बोलते हैं। गुड़न प्रावस्था में क्या होता है कि एग जो है वो तैयार होता है, मैच्योर होता है, ओव्यूलेशन के लिए तैयार होता है, ठीक है। तो ओव्यूलेशन के लिए तैयार हो जाएगा 10 से 12 दिन में, ठीक है। 10 से 12 दिन में 10 से 12वें दिन, जैसे शुरू से हम लोग कैसे काउंट किए, 3 से 5 दिन, ठीक है। 3 से 5 दिन ये हो गया। और ये शुरू से ही 10 से 12वें दिन में ये उतना दिन तक ओव्यूलेशन के लिए तैयार हो जाता है, ठीक है। 10 से 12वें दिन के बाद क्या होता है, अंडोत्सर्ग होता है। तो इस अंडोत्सर्ग का जो ये क्रिया है, उस फेज को हम लोग क्या बोलेंगे, सेक्रेटरी फेज बोलेंगे या फिर ल्यूटियल फेज बोलेंगे। ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस फेज में अंडोत्सर्ग होता है, तो आप लोग आंसर क्या दीजिएगा, सभी लोग कमेंट में आंसर दीजिए किस फेज में अंडोत्सर्ग होगा। सभी लोग का आंसर आना चाहिए। बहुत सही आंसर है। देखिए सेक्रेटरी फेज बोलिए या फिर ल्यूटियल फेज बोलिए, दोनों का एक ही काम है, ठीक है। एक ही काम का दो नाम है, सेक्रेटरी फेज बोलिए या फिर ल्यूटियल फेज बोलिए। इसी फेज में अंडोत्सर्ग होता है। उसके बाद 14 दिन तक वो फैलोपियन ट्यूब में रहता है। उसके बाद स्पर्म नहीं मिलता है तो फिर से वो टूट जाता है और ब्लीडिंग स्टार्ट होता है। फिर ब्लीडिंग के बाद क्या होता है कि एग तैयार होता है, मैच्योर होता है। फिर ऐसे ही क्रिया जो है चलते रहती है। यही एक जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, वह स्थिति जिसमें प्लेसेंटा सीधे माइट्रियम से जुड़ा रहता है, ठीक है।
वह स्थिति क्या है, उस स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं जिसमें प्लेसेंटा सीधे माइट्रियम से जुड़ा रहता है। ठीक है, पहले आंसर बताइए, उसके बाद इस क्वेश्चन को समझाते हैं। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है प्लेसेंटा प्रीविया, ऑप्शन नंबर बी है एब्रेप्टिव प्लेसेंटा, ऑप्शन नंबर सी है रिटेनेड प्लेसेंटा और फिर ऑप्शन नंबर डी है प्लेसेंटा एक्रीटा। तो क्या होगा इसका आंसर, सभी लोग आंसर बताइए। देखिए इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बहुत आप लोग का गलत आंसर आ रहा था, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन को अब आप लोग समझिए, वह स्थिति जिसमें प्लेसेंटा सीधे माइट्रियम से जुड़ा रहता है। देखिए यह माइट्रियम क्या है, देखिए यूट्रस जो होता है, यूट्रस जो है वो तीन स्तर से यानी 3 लेयर से बनकर मिलकर बना रहता है। ठीक है, यूट्रस यानी कि गर्भाशय उसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, तो ये 3 स्तर से यानी 3 लेयर से मिलकर बना रहता है। सबसे बाहरी जो परत होता है उसको पेरीमेट्रियम बोलते हैं। आप लोग जो है इसको नोट कर लीजिए कि 3 स्तर से मिलकर बना रहता है। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आता है कि यूट्रस कितने परत से मिलकर बना रहता है, कितने उसके लेयर होते हैं। ठीक है, सीधा क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, तो आप लोग आंसर दीजिएगा 3। देखिए सबसे फर्स्ट जो है, सबसे बाहरी जो यूट्रस होता है वो किससे मिलकर बना रहता है, उसको क्या बोलते हैं, पेरीमेट्रियम। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आप लोग भी कॉपी में नोट कर लीजिए। पेरीमेट्रियम, सबसे बाहरी परत को पेरीमेट्रियम बोलते हैं। उसके बाद जो मध्य परत होता है, मिडिल लेयर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं मायोमेट्रियम। सबसे आंतरिक जो परत होती है वो है इंडोमेट्रियम। ठीक है, तो क्या होता है ना कि ये यूट्रस 3 लेयर हो गया। यूट्रस का कितना लेयर हो गया, 3 लेयर हो गया। पहला लेयर होगा पेरीमेट्रियम, दूसरा है मायोमेट्रियम, तीसरा है इंडोमेट्रियम। तो क्या होता है ना कि जो ऐसे नॉर्मल केसेस में ये जो प्लेसेंटा होती है पेरीमेट्रियम से जुड़ी रहती है, लेकिन ये जो है प्लेसेंटा एक्रीटा आप लोग को दिख रहा है, इस केस में क्या होता है कि प्लेसेंटा मायोमेट्रियम से जुड़ा रहता है। ठीक है, बहुत ही जो है मजबूती से मायोमेट्रियम से जुड़ा रहता है। तो इस केस को हम लोग बोलते हैं प्लेसेंटा एक्रीटा। ठीक है, इसमें बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन आता है नॉर्मल डिलीवरी में। जब ये मायोमेट्रियम से जुड़ा रहता है ना प्लेसेंटा, तो डिलीवरी के समय बहुत सारा जो है ये ब्लीडिंग भी होता है, तो इसमें माँ को भी इसमें खतरा रहता है। तो आप लोग ये याद रखिएगा कि प्लेसेंटा जो है जब मायोमेट्रियम से जुड़ा रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा एक्रीटा बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, परिपक्व अंडे के विकास की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं। जब एक जो है वो मैच्योर हो जाता है यानी परिपक्व हो जाता है, तो उसके वृद्धि और विकास को क्या बोलेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ओव्यूलेशन, ओफोरिया, ओजेनिस, ओसाइट। तो सभी लोग आंसर कमेंट में बताइए क्या होगा, A, B, C, D में से कुछ भी आंसर बताइए। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। होता क्या है ना कि क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ओजेनिस की क्रिया जो है वो कहाँ होती है, तो आप लोग आंसर कीजिएगा ओवरी यानी अंडाशय। ठीक है, ये जो परिपक्व अंडा जो है परिपक्व होता कहाँ है, होता भी तो अंडाशय में ही है, और अंडाशय परिपक्व हो जाता है, उसके बाद क्या होता है ना कि उसका जो है विभाजन होता है यानी गुणन होता है। तो इसी गुणन की प्रक्रिया को ओजेनिस बोलते हैं, यानी उसका विकास होता है। ठीक है, तो उसका विकास कहाँ होता है, अंडाशय में होता है। आप लोग याद रखिएगा कि उसका विकास यानी अंडाशय का विकास कहाँ होता है, ये
एग का विकास कहाँ होता है? अंडाशय में। और इसी वृद्धि और विकास को हम लोग वृद्धि और विकास होता है ना, तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? ओजेनिस। चलिए एक बार और इसको अच्छा से क्लियर कर देते हैं। अंडा कहाँ रहता है? अंड कहाँ रहता है? अंडाशय में। ठीक है, अंडाशय में ही उसका वृद्धि और विकास होता है, वो परिपक्व होता है। परिपक्व हो जाने के बाद उसमें गुणन की क्रिया होती है। किस लिए? उसके वृद्धि और विकास के लिए। ठीक है, गुणन की क्रिया आप सभी को पता है, किसी भी वृद्धि और विकास के लिए, चाहे वो मनुष्य हो चाहे कोई भी, अगर उसके कोशिका में विभाजन नहीं होगा तो उसका वृद्धि और विकास नहीं होगा। ठीक है, तो वैसे ही अंड में भी क्या होता है कि वृद्धि और विकास के लिए क्या होता है? गुणन की क्रिया होती है और सूत्री विभाजन होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? और सूत्री विभाजन होता है तो उसका वृद्धि और विकास होता है। तो इसी क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? ओजेनेसिस। ओजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, और ये ओजेनेसिस की क्रिया कहाँ होती है? अंडाशय में होती है। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अंडाशय को इंग्लिश में ओवरी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महिला में निम्न में से किस संरचना के निर्माण के तुरंत बाद अंडोत्सर्ग होता है? ठीक है, तो देखिए क्या होगा इसका आंसर? ओगेनिया की प्राइमरी ओसाइट की सेकेंडरी ओसाइट की शुक्राणु जनन। देखिए इसका आंसर हम बता देते हैं क्या होगा ना, इसका आंसर सेकेंडरी ओसाइट होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग समझिए। देखिए क्या होता है ना कि जब जन्म होता है कोई अगर वो जन्म होती है, अगर वो लड़की रहती है तो उसके अंडाशय में क्या रहता है? पहले से अंड रहता है। ठीक है, तो वो पहले से जो अंड रहता है उसको हम लोग जर्म सेल बोलते हैं। ठीक है, जर्म सेल बोलते हैं। उसके बाद ये जर्म सेल क्या होती है कि डिवीज़न करती है। ठीक है, अर्धसूत्रण विभाजन होती है। ठीक है, अर्धसूत्रण विभाजन के बाद क्या होती है? जब तक प्यूबर्टी आती है, यानी कि प्यूबर्टी कब आएगा? 14 साल तक आता है, 12 से 14 साल में। ठीक है, 12 से 14 साल में। तो इस एज में आते आते क्या होती है कि जर्म सेल जो है, जर्म सेल के ऊपर एक और लेयर बन जाती है जिसको हम लोग सेकेंडरी ओसाइट बोलते हैं। जब तक ये सेकेंडरी ओसाइट नहीं बनेगा ना तब तक अंडोत्सर्ग नहीं होगा। ठीक है, तो अपने आप को एक और आप लोग ये बोल सकती है ओसाइट। आप लोग देखिए ओसाइट को आप लोग एक भी बोल सकती हैं। ठीक है, ओसाइट से आप लोग एक को भी रिलेट कर सकती हैं। तो ये जो है सेकेंडरी, जब ये जन्म होता है कोई महिला का, कोई लड़की का, तो जो जन्म लेती है तो उसमें जो अंड रहता है तो उसको हम लोग जर्म सेल बोलते हैं। लेकिन जैसे जैसे एज जो है बढ़ती है और ये जो है परिपक्वता की ओर बढ़ती है। ठीक है, परिपक्वता के बाद बढ़ती है, एग जो है अपना वृद्धि और विकास करता है, गुणन करता है। तो उसके बाद ये जर्म सेल के बाद क्या कहलाती है? जर्म सेल के बाद ये कहलाती है सेकेंडरी ओसाइट। ठीक है, एग को ही सेकेंडरी ओसाइट बोलने लगते हैं। ठीक है, जब उसका ओवुलेशन हो जाता है ना तब उसको एग बोलते हैं, लेकिन जब तक ये अंडाशय में रहती है तब तक हम लोग उसको जो है जर्म सेल, सेकेंडरी ओसाइट, ये सारी नामों से बोलते हैं। तो 12 से 14 वर्ष जैसे ही आती है तब तक ये जो है गुणन करके सेकेंडरी ओसाइट बन जाती है। जब तक सेकेंडरी ओसाइट नहीं बनेगी तब तक ओवुलेशन नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि ओवुलेशन में किसका ओवुलेशन होता है? सेकेंडरी ओसाइट का, क्योंकि जब तक सेकेंडरी ओसाइट नहीं बनेगा तब तक ओवुलेशन यानी अंडोत्सर्ग नहीं होगा। ठीक है, देखिए पहले से जो लड़की जन्म ली रहती है तो उसका जो अंडाशय होता है यानी ओवरी रहती है, तो उसमें पहले से 4 लाख जो है 4 लाख सेकेंडरी ओसाइड रहती है। ठीक है, 14 वर्ष की प्यूबर्टी तक आते आते 4 लाख ओसाइड का निर्माण हो गया रहता है। लेकिन वो पूरे जीवन काल में कितने ओसाइड का अंडोत्सर्ग करती है? 400 ओसाइड का ही अंडोत्सर्ग कर पाती है। ठीक है, 4 लाख उसमें रहता है लेकिन 400 का ही अंडोत्सर्ग हो पाता है। चलिए
अगला क्वेश्चन जो है ये भी क्वेश्चन पढ़ाया गया है, इसका आंसर आप लोग बताइए कि प्रसव की किस स्टेज को ग्रीवा चरण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग जो है दिमाग लगाइएगा तो इसका आंसर आप लोगों के सामने आ जाएगा। देखिए, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण की चतुर्थ चरण, क्या होगा इसमें से राइट आंसर? किस चरण को हम लोग ग्रीवा चरण यानी सर्विक्स चरण बोलते हैं? सर्विक्स चरण क्यों बोलते हैं? चलिए एक हिंट दे देते हैं कि उस चरण में क्या होता है ना, सर्विक्स का फैलाव होता है, इसलिए उसको जो है ग्रीवा चरण बोलते हैं, यानी कि सर्विक्स चरण। सर्विक्स फेज बोलिए, सर्विक्स चरण बोलिए, बात बराबर है। तो देखिए इसका आंसर जो है वो फर्स्ट चरण हो जाएगा। राइट आंसर सबका फर्स्ट चरण आ रहा था, फर्स्ट चरण ही आंसर होगा, क्योंकि फर्स्ट चरण में ही क्या होता है कि सर्विक्स का फैलाव होता है। सर्विक्स का अधिकतम फैलाव कितना होता है आप सभी लोग बताइए तो। सभी लोग आंसर बताइए, सर्विक्स का कितना सेंटीमीटर में बताइए। 10 सेंटीमीटर राइट आंसर सबका, बहुत अच्छा आंसर आ रहा है, 10 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन अब पढ़ते हैं। गर्भावस्था में शारीरिक रक्त अल्पता का कारण है प्लाज्मा मात्रा में वृद्धि, एपीएच के कारण खून के कमी, हीमोलाइसिस में वृद्धि, हुकवर्म में संक्रमण। गर्भावस्था में शारीरिक रक्त अल्पता, इस क्वेश्चन को छोड़िए, ये क्वेश्चन जो है वो गलत लग रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन। ठीक है, गर्भावस्था में एक से अधिक भ्रूण का एक साथ विकास होना क्या कहलाता है? यानी कि गर्भावस्था में जो है वो सामान्य अवस्था में क्या रहता है, एक भ्रूण रहता है, लेकिन एक से अधिक अगर भ्रूण रहे, 2 रहे, 3 रहे, तो उस जो है गर्भावस्था को हम लोग किस नाम से जानते हैं? एक्टोपिक प्रेगनेंसी, हाइड्रेटिव फॉर्म मोल, मल्टी प्रेगनेंसी, परिपक्व गर्भावस्था के बाद, क्या बोलेंगे हम लोग? आंसर बताइए तो। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है। ठीक है, ABCD में से कुछ भी आप लोग ऐसे ही एकदम जंतर मंतर दशहरा का नाम लेकर के और फिर बता दीजिए आंसर सभी लोग। वैसे भी दशहरा का आप लोग का जो है छुट्टी होने वाली है, तो आप लोग अच्छा से दुर्गा पूजा मनाइएगा सभी लोग को। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी आ रहा है, तो राइट आंसर सी ही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, गर्भावस्था के 28 सप्ताह पश्चात लेकिन प्रसव शुरू होने से पहले किसी भी समय झिल्लियों का स्वतः ही टूट जाना क्या कहलाता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है परिपक्व प्रसव, ऑप्शन नंबर बी है झिल्ली का प्रीलबर टूटना, ऑप्शन नंबर सी है एक्टोपिक गर्भावस्था, ऑप्शन नंबर डी है झिल्ली का लंबे समय तक टूटना। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 28 सप्ताह के बाद जो है क्या होता है कि प्रसव शुरू अभी नहीं हुआ है। ठीक है, प्रसव शुरू होने के पहले लेकिन 28 सप्ताह के बाद झिल्ली का स्वतः ही टूट जाना। झिल्ली यानी कि क्या, कि जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड रहता है, उसके बाद कोरियोन जो झिल्ली होता है, कोरियोन, एमनियोन, ये सारी जो झिल्लियाँ होती है वो स्वतः ही फट जाती है, टूट जाती है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो देखिए यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन में देखिए प्रसव शुरू होने से पहले, तो इस जो है इस आप लोग ये जो है आप लोग के लिए वर्ड कीवर्ड है, इस कीवर्ड का आप लोग यूज कीजिए और ऑप्शन पढ़िए और आंसर दीजिए। अपरिपक्व प्रसव, झिल्ली का प्री लेबर नहीं होगा, यहाँ पे लेबर होगा। ठीक है, लेबर टूटना, एक्टोपिक गर्भावस्था। चलिए इतना हिंट तो दे दिए हैं, तो आप लोग आंसर बताइए। देखिए प्रसव शुरू होने से पहले, प्रसव को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेबर।
ठीक है, लेबर, और पहले का मतलब प्री। तो अभी भी आंसर बता दीजिए क्या होगा आंसर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है वो आने लगा है। ऑप्शन नंबर बी ही राइट आंसर होगा। देखिए क्या होता है ना कि 28 सप्ताह के बाद अगर जो है 28 सप्ताह अगर हो गया है उसके बाद या फिर अभी लेबर का उसका टाइम नहीं हुआ है, प्रसव का टाइम नहीं हुआ है, यानी प्रसव के पहले ही वो झिल्ली टूट जाता है, तो उसको प्री लेबर झिल्ली टूटना बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसका आप लोग आंसर दीजिए। इसका आंसर तो आप लोग बिना जो है क्वेश्चन पढ़े भी दे सकती हैं, जो लोग भी पहले से जुड़ी हुई है या फिर जो लोग भी पहले पिछले का वीडियो देखी होंगी तो उन लोगों को पता होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है डाउन सिंड्रोम, मल्टीपल गर्भावस्था और तंत्रिका ट्यूब दोष। तो इन सारी दोष में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर आ रहा था, ऑप्शन नंबर डी ही राइट आंसर हो जाएगा। तो इन सारी दोषों में क्या होता है कि भ्रूण अल्फा भ्रूण प्रोटीन पाया जाता है। ये जो है नीचे ऑप्शन नंबर डी बहुत है। चलिए 3 ही ऑप्शन देखें और आंसर बताइए। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सी फीटल सेक की आंतरिक परत है। फीटल सेक में क्या रहता है, ये जो ऊपर वाला जो आप लोग को अभी बताए, फीटल सेक में क्या रहता है कि एमनियोटिक द्रव रहता है, और क्या क्या रहता है, एमनियोटिक द्रव रहता है, प्लेसेंटा रहता है, और फिर फीटल यानी कि भ्रूण भी रहता है। अभी आप लोग को फिगर में दिखाएंगे तो पता चल जाएगा। अभी फिलहाल आंसर बताइए कि फीटल सेक की आंतरिक परत क्या है, कोरियोन, यौन सेक या फिर एमनियोन। क्या होगा राइट आंसर, ए होगा कि बी होगा या फिर सी होगा। तो देखिए इसका राइट आंसर सी होगा। ठीक है, फीटल सेक जो है, चलिए इसको फिगर में देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये क्या हो गया, यूट्रस हो गया। ठीक है, यूट्रस हो गया। उसके बाद यूट्रस में ये जो आप लोगों को यहाँ पे ये लेयर दिख रहा है, यही है फीटल सेक। ये जो फीटल सेक है एमनियोन और कोरियोन से मिलकर बना रहता है। तो कोरियोन जो होता है वो बाहरी परत होता है और एमनियोन जो है वो आंतरिक परत होता है। ठीक है, समझ में आया। और ये जो है पूरा ये झिल्ली, इस झिल्ली में आप लोग देखिए क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड है, भ्रूण है, अम्बिलिकल कॉर्ड है और फिर प्लेसेंटा है। ये सारी चीज़ें जो होती है फीटल सेक में ही रहता है। फीटल सेक किस किस से मिलकर बना रहता है, एमनियोन और कोरियोन। कोरियोन जो कि बाहरी परत है, एमनियोन जो कि आंतरिक परत है। देखिए मिडवाइफरी में क्या होता है ना कि इंग्लिश वर्ड ही ज़्यादातर होता है। ठीक है, तो थोड़ी सी दिक्कत होगी, 1-2 बार इसका नाम आप लोग बोलिएगा तो वो याद हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया है कि फीटल सेक की आंतरिक परत क्या हो जाएगी, एमनियोन हो जाएगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उल्ब द्रव का सामान्य रंग। उल्ब द्रव से यहाँ पे इसका मतलब ये है कि एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है, तो एमनियोटिक फ्लूइड का रंग आप लोग को बताए थे कि कैसा होता है। ठीक है, साफ होता है कि गहरा भूरा होता है, हरापन होता है, कुछ लाल होता है। क्या होगा राइट आंसर बताइए। तो अभी पिछला जो क्लास हुआ था ना, उस पिछले क्लास में बताया गया था कि इसका रंग जो है वो कैसा होता है। तो आप लोग का सभी लोग का इसका राइट आंसर आना चाहिए। ठीक है, ए होगा कि बी होगा या फिर सी होगा या फिर डी होगा। तो देखिए इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, साफ। आप लोगों को पिछले क्लास में बताया गया था कि एमनियोटिक द्रव का जो सामान्य कलर होता है वो कैसा होता है, साफ एवं हल्का पीला होता है। साफ एवं हल्का पीला होता है। ठीक है, लेकिन अगर इसका कलर चेंज हो जाता है तो वो असामान्य होता है। ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ रहता है, कुछ बीमारी रहता है, तभी उसका कलर चेंज होता है। कलर क्या क्या चेंज होता है, कैसे क्या होता है, ये सारा कुछ पिछले क्लास में आप लोगों को बता दिया गया है। ठीक है, तो अगर आप लोग को नहीं याद है तो आप लोग इसका मतलब पढ़ के नहीं आई हैं तो उसको जल्दी से आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा।
देखिए, 12 सप्ताह से पूर्व गर्भ समापन का सबसे सुरक्षित तरीका है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सक्शन, इक्वेशन, डाइलेटेशन व क्यूरेटेज लिमिनेरियर टेस्ट, और ऑप्शन नंबर डी है प्रोलैक्टेंडिस। तो आप लोग इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। ए बी सी डी में से कौन सा राइट आंसर होगा 15 का। देखिए 15 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। नितंब प्रस्तुति में प्रसव के दौरान सबसे बड़ा खतरा है। नितंब यानी कि हिप, ठीक है, हिप प्रस्तुति यानी कि प्रेजेंटेशन, यानी प्रसव के दौरान जो अंग दिखाई देता है उसी को हम लोग प्रस्तुति बोलते हैं। ठीक है, तो वो हिप जब प्रस्तुति रहता है, प्रस्तुति के बारे में आप लोग को बताया भी गया है कि आखिर प्रस्तुति क्या है। ठीक है, तो नितंब प्रस्तुति में प्रसव के दौरान सबसे बड़ा खतरा क्या है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है पैर का अधोविस्थापन, रज्जु बाह का अधोविस्थापन और आकस्मिक प्रसव। सीधी सी क्वेश्चन ये है कि अगर जो है हिप का प्रस्तुति हो जाए तो प्रसव में सबसे बड़ा खतरा किसको आने वाला है। तो देखिए इसका राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, रज्जु। ठीक है, यानी कॉर्ड पे जो है खतरा आएगा, क्योंकि वो जो है मान लीजिए कि ये क्या है, ऐसे यूट्रस रहता है, तो बच्चा जो नॉर्मल जो भी रहता है उसका सिर जो है ऐसे दिखते रहता है, लेकिन हिप दिख रहा है, यानी कि बच्चा जो है वो उल्टा है ऐसे। तो उल्टा जब रहता है ना तो कॉर्ड में उस टाइम खतरा रहता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रस्तुति में एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग की पहली पसंद है। एंटी हाइपरटेंसिव मतलब उच्च रक्तचाप की दवा। ठीक है, उच्च रक्तचाप की दवा इसमें से कौन सी है। मिथाइल डोपा, लेबिटोलल, लेप्रोनोलल और फिर निफिडिपिन। क्या होगा, हाई जो है ब्लड प्रेशर की यहाँ पे दवा पूछ रहा है कि कौन सा दवा जो है सबसे फेमस दवा है हाई ब्लड प्रेशर की। सभी लोग आंसर बताइए, इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। लेबिटोलल जो दवा है वो हाइपरटेंशन की दवा है, बहुत ही फेमस दवा है। ठीक है, लेबिटोलल याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग नहीं है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या है ना कि कौन है पूछ रहा है, इसमें है कि कौन सा नहीं है, यानी 3 जो है वो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है और एक जो है वो नहीं है। वो कौन सा नहीं है वो आंसर आप लोग बताइए। मीसोप्रोस्टोल, नाइट्रोग्लिसरीन, क्रेप्टोप्रिल और फिर मिथाइल डोपा। लोग आंसर जरूर बताइए कि कौन सी जो दवा है वो हाइपरटेंसिव की दवा नहीं है। ठीक है, यानी उच्च रक्तचाप की दवा नहीं है। आप लोग सभी लोग का आंसर आना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, मीसोप्रोस्टोल। ये जो है मीसोप्रोस्टोल जो है वो हाइपरटेंशन की दवा नहीं है, ये अल्सर की दवा है। ठीक है, पेट में जो अल्सर हो जाती है तो उसी की दवा है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अपरिपक्व प्रसूति व प्रसव की देरी करने के लिए कौन सी दवा काम में ली जाती है? ठीक है, यानी प्रसव जो है अभी नहीं हो, ठीक है, बहुत सारा ऐसा प्रसव होता है जिसका टाइम नहीं हुआ रहता है लेकिन होता है, तो उसको हम लोग देरी करने के लिए, ठीक है, तो कौन सा दवा देते हैं? ऑक्सीटोसिन, लोकोलाइटिक्स एजेंट्स, प्रोस्टेग्लैंडिन, डायूरेटिक। इसका आंसर बताइए सभी लोग, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा या फिर बी होगा या सी होगा या फिर डी होगा, क्या होगा? देखिए इसका आंसर हम बता देते हैं, लोकोलाइटिक एजेंट। लोकोलाइटिक एजेंट जो है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। लोकोलाइटिक एजेंट कब दिया जाता है? जब प्रसव जो है उसको देरी करवाना रहता है तब, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गर्भावस्था की प्रथम ट्राइमेस्टर के दौरान कौन सी महिलाएं सामान्यतः जी मिचलाना एवं उल्टी आने की अनुभव करती हैं? ये लक्षण किसके स्तर में वृद्धि के प्रति अनुकूल दर्शाते हैं? यानी सीधी सी क्वेश्चन ये है कि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये जो लक्षण दिखता है जी मिचलाना उल्टी, ये जो है किसके वृद्धि के कारण से होता है? ठीक है, कौन से हार्मोन की वृद्धि के कारण होता है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, लुटिनाइजिंग और कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। क्या होगा राइट आंसर? किसके वृद्धि के कारण ये जो है उल्टी, ये सब कुछ हम लोग को फील होता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन जो हार्मोन होता है, इसी हार्मोन के कारण क्या होता है कि जी मिचलाना ये सारा कुछ फील होता है। ये हार्मोन तो होता ही है, लेकिन जब प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है ना, तो उस टाइम कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाती है, जिसके कारण ये सारा जो लक्षण आप लोग को दिख रहा है जी मिचलाना उल्टी, ये सारा कुछ दिखाई देने लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सी एबनॉर्मल कॉर्ड इंसर्शन में भ्रूण रक्त हानि देता है, दिखाई देता है, हानि देखा जाता है? ठीक है, यानी भ्रूण रक्त हानि किसमें, कौन से ऐसी जो है इसमें आप लोगों को जो ऐसी समस्या है, ऑप्शन 4 दिया गया है, तो इसमें से कौन सा ऐसा प्लेसेंटा है जिसके कारण से भ्रूण रक्त हानि देखा जा सकता है? ठीक है, चलिए इसको पहले आप लोग आंसर दे दीजिए, फिर इसको हम लोग देखेंगे फिगर के माध्यम से। ठीक है, बैटलर डोर प्लेसेंटा, सक्शन न्यूचेरिएट प्लेसेंटा, वसा प्रीविया, डेसिडुआ बेसिलिस, तो कौन सा ऐसा प्लेसेंटा है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एबनॉर्मल कॉर्ड इंसर्शन में भ्रूण रक्त हानि देखा जाता है, तो इसका आंसर बताइए तो क्या होगा, थोड़ा सा फिर हम बताते हैं आप लोग को। देखिए इसका जो है राइट आंसर हम बता देते हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा वसा प्रीविया। देखिए वसा प्रीविया क्या होता है ये देखिए, चलिए फिगर में आप लोग को दिखाते हैं। देखिए इस फिगर को आप लोग देखिए जैसे कि नॉर्मल जो एक डिलीवरी होती है उसमें क्या होती है कि ये जो आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है फीटल ब्लड वेसल्स, यानी जितना भी आर्टरी ये सब कुछ होता है जिससे रक्त जो है आता जाता है, पोषण ये सब कुछ जाते रहता है, तो वो एम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर रहता है। लेकिन जो वसा प्रीविया होती है उसमें क्या होता है ना कि ये आप लोगों को जो दिख रहा है ब्लड वेसल्स, ये जो है ये जो झिल्ली होती है झिल्ली के अंदर होती है, और फिर ये जो आप लोगों को सर्विक्स दिख रहा है सर्विक्स के मुंह को क्रॉस करते हुए जाती है। तो जब भी डिलीवरी का समय आता है तो ये जो है फट जाती है या टूट जाती है, जिसके कारण से भ्रूण में बहुत सारा हानि होता है ब्लड का, तो इसमें जो है सिजेरियन किया जाता है। ये बहुत ही रेयर केस में होता है वसा प्रीविया। ठीक है, तो
तो यही है वसा प्रीवियर, ठीक है। ये जो जितना भी ब्लड वेसल्स होता है ये एम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर होता है, लेकिन वसा प्रीवियर में एम्बिलिकल कॉर्ड के बाहर होता है। ये ऐसे इसको जो है, ये जो मुख है इसका सर्विस का, ये पूरा इसको जो है ढके हुए रहता है, क्रॉस किए रहता है, ठीक है। जिससे कि जन्म लेने के समय ये जो है टूट जाती है। जब भी झिल्ली फटती है तो ये भी टूट जाती है, जिसके कारण ब्लड लॉस होता है। तो इस स्थिति में जो है सिजेरियन करना पड़ता है। तो आप लोग को समझ में आ गया वसा प्रीवियर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी आप लोग को बता दिया गया है, इसका आंसर बताइए सभी लोग। प्रसव के दौरान माँ व शिशु की स्थिति के अभिलेखन के निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ उपयोग करते हैं, ठीक है। वो कौन सा ग्राफ है जिसमें माँ और जो है शिशु दोनों की स्थिति का हम लोग उसमें अवलोकन करते हैं, ठीक है। प्रसव अभिलेख पार्टोग्राफ, जीवन चिन्ह ग्राफ और प्रगति ग्राफ। किसमें ग्राफ, ऐसा कौन सा ग्राफ है जिसमें माँ और बच्चे दोनों की स्थिति को इंगित करते हैं, ठीक है। इसका आंसर बताइए सभी लोग। तो देखिए इसका जो है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आ रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ही होगा, पार्टोग्राफ। पार्टोग्राफ में जो है माँ और बच्चे दोनों की स्थिति को दर्शाया जाता है, ठीक है। जब भी माँ लेबर के लिए आती है उसी टाइम से पार्टोग्राफ ये स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही सर्विस का मुंह जो है वो 3 से 4 सेंटीमीटर खुलना स्टार्ट हो जाता है, तब से पार्टोग्राफ भरना हम लोग स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और जब तक भरते हैं जब तक वो वहाँ पे हॉस्पिटल में रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में शामिल नहीं है, यानी कौन सा ऐसा जो है इसमें से आप लोगों को ये 4 ऑप्शन है जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में शामिल नहीं है, यानी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में नहीं आता। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इंसेफिली, ऑप्शन नंबर बी है स्पाइना बाइफिडा, ऑप्शन नंबर सी है एंसिफिलिसिस और ऑप्शन नंबर डी है हाइड्रोसिल। तो देखिए इसका राइट आंसर हम बता देते हैं कि क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्या होता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में, देखिए ये जो है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो होता है वो भ्रूण में क्या होता है कि ये एक जन्मजात रोग है, ठीक है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट एक जन्मजात रोग है, जन्मजात रोग है। देखिए जिन लोगों को भी नहीं पता जो भी बताया जा रहा है आप लोग नोट करते जाइए। तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट एक प्रकार का जन्मजात रोग है, और ये जो है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट किस किस को डिफेक्ट करता है, किस किस में ये प्रभावित करता है, मस्तिष्क को प्रभावित करता है और स्पाइनल कोड को प्रभावित करता है, ठीक है। तो और ये किसकी कमी से होता है, ये आयरन फॉलिक एसिड की कमी से होता है, ठीक है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो होता है आप लोग लिख लीजिए, इम्पोर्टेंट है कि किसके कमी से होता है। तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो है वो आयरन की कमी से होता है। तो ये जो इंसेफेली है, इंसेफेली ये दोनों मस्तिष्क के लिए है, और स्पाइनल बाइफिडा है ये स्पाइनल कोड के लिए है। दोनों हो गया, ठीक है। लेकिन ये जो हाइड्रोसिल है वो उसमें शामिल नहीं है। तीनों जो है तीनों के तीनों न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में शामिल है, बाकी ये ऑप्शन नंबर डी जो है वो नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी ही हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसव की तृतीय अवस्था की सबसे सामान्य जटिलता है, ठीक है। प्रसव की तृतीय अवस्था में आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या होता है। तो चलिए ये सबसे पहले ये यहाँ पे बताइए क्या होता है। अर्धोप्रत्यायन होगा, रक्तस्राव होगा, आघात होगा, छिद्रन होगा, क्या होगा। सबसे पहले तो आप लोग ये बताइए कि तृतीय अवस्था में होता क्या है। तृतीय अवस्था में क्या होता है बताइए, कितना बार बता दिया गया है आप लोग को।
देखिए इसका राइट आंसर हम पहले बताते हैं क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रक्तस्राव होता है। देखिए तृतीय अवस्था में क्या होता है कि प्लेसेंटा का निष्कासन होता है। सभी को पता है प्लेसेंटा का निष्कासन होता है, कितना बार बताया गया है। तो प्लेसेंटा का निष्कासन के समय जो है रक्तस्राव की जटिलता अधिक होता है। ये सामान्य है, रक्तस्राव होता है। ये क्या होता है कि जब भी प्लेसेंटा अगर मान लीजिए कि अच्छा से नहीं निकल पाया, प्लेसेंटा का कुछ टुकड़ा अंदर रह गया तो भी ब्लीडिंग होगा, या फिर प्लेसेंटा अच्छा से नहीं निकल पाया तो भी ब्लीडिंग होगा। बहुत सारा ऐसा कारण है। तो जो तृतीय अवस्था में जो है रक्तस्राव की जटिलता सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अंडवाहिनियां अस्थानिक गर्भावस्था में अंडवाहिनी के फटने का शल्य क्रियात्मक उपचार है। सीधे से क्वेश्चन, बस इतना आप लोग जानिए कि अंडवाहिनी के फटने का शल्य उपचार क्या है। यानी अंडवाहिनी का जब हम लोग जो है शल्य उपचार करते हैं यानी सिजेरियन करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। सल्पिंजेक्टिव, ओपेरेक्टोमी, हिस्टेरेक्टोमी और वैसेक्टोमी क्या बोलेंगे। जब भी अंडवाहिनी जब फट जाती है तो उसका शल्य उपचार होता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए होगा कि बी होगा या फिर सी या फिर डी, क्या होगा इसका राइट आंसर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए आंसर आप लोगों का बी और सी आ रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, सल्पिंजेक्टोमी, ठीक है। सल्पिंजेक्टोमी बोलेंगे जब अंडवाहिनी का जब उपचार होगा, अंडवाहिनी का जब उस समय जो है सीला जाएगा। सीधी सी सरल सी यही लैंग्वेज है कि अंडवाहिनी का जब वो फट जाती है तो क्या हो जाएगा, उसको सीला जाएगा। तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सल्पिंजेक्टोमी, कि सल्पिंजेक्टोमी हो रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गर्भस्थ शिशु के संकट में। यहाँ पे आप लोग नंबरिंग में ध्यान मत दीजिएगा, नंबरिंग जो है वो गलत है। 24-25 के बाद यहाँ पे 14 आ गया है, तो यहाँ पे नंबरिंग जो है वो गलत है, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान मत दीजिए। गर्भस्थ शिशु के संकट में होने पर एमनियोटिक फ्लूइड में पाया जाता है। देखिए एमनियोटिक फ्लूइड में क्या ऐसा पाया जाएगा जो कि हम लोग समझेंगे गर्भस्थ जो शिशु है यानी कि जो बेबी है वो संकट में है। वर्निक्स कैसियोसा, मिकोनियम, पॉलीहाइड्रेमनियोस और बाइल क्या हम लोग जानेंगे। किसकी उपस्थिति से हम लोग जानेंगे कि जो गर्भस्थ शिशु है वो जो है संकट में है, ठीक है। आप लोग बैकग्राउंड आवाज़ को जो है आज थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दीजिए, थोड़ी सी दिक्कत है, कल से उसके बाद से नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मिकोनियम, ठीक है। मिकोनियम क्या है, जब भी कोई शिशु जब पहली बार मलत्याग करता है तो उसको हम लोग मिकोनियम बोलते हैं। तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मिकोनियम। जो भी अंदर में वो भोजन किया रहता है तो उसी का जो निकलता है, वो पहला जो मल निकालता है तो उसको हम लोग मिकोनियम बोलते हैं। यानी कि एक और शब्द में, नया शब्द में बोला जाए कि नवजात शिशु का जो पहला मल होता है उसको हम लोग मिकोनियम बोलते हैं, ठीक है। इसका कलर आप लोगों से पूछे तो कलर बताइएगा गहरा हरा, ठीक है। कलर भी आप लोगों से पूछ सकता है तो आप लोग बताइएगा गहरा हरा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए। ये क्वेश्चन तो कितना बार, मतलब 50 से 60 बार बताया गया होगा, तो इसका आंसर गलत नहीं आना चाहिए। महिला में अंडे का निषेचन होता है, यानी फीमेल में अंड का निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, योनि में होता है, डिंबवाहिनी में होता है। डिंबवाहिनी को इंग्लिश में फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, याद रखिएगा। गर्भाशय में होता है कि गर्भाशय ग्रीवा में होता है। क्या होगा राइट आंसर, ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। सभी का इसका आंसर जो है वो राइट आना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार बताया गया है। तो
तो चलिए, सब लोग का राइट आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी ही राइट आंसर होगा। फैलोपियन ट्यूब में ही निषेचन होता है। निषेचन के बाद जो है वो गर्भाशय में चला जाता है, वहाँ पे उसका वृद्धि और विकास होता है। तो ये जो है ये क्वेश्चन इसमें ऑप्शन गलत है। तो ये रहा आज आप लोगों का क्लास जो है थोड़ी सी कम आज आप लोगों के क्लास पढ़ाई हुआ है। फिर जो है दशहरा के बाद आप लोग का क्लास जो है वो अच्छा से कंटिन्यू हो जाएगा। आप लोग अच्छा से दशहरा मनाइए। क्लास भी इधर 2-3 दिन बंद रहेगा, सर आप लोग को बता भी दिए होंगे। तो अब आप लोग काउंट करके बताइए कि किनका कितना सही हुआ है। जो भी क्लास में आप लोगों को पढ़ाया जाता है, जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट है, अगर आप लोग को नहीं पता है तो आप लोग ज़रूर उसको नोट कीजिए और फिर उसको रिवाइज कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो है आप लोगों का बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो भी क्वेश्चन रहता है उससे रिलेटेड बता दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पे जो है आने भी लगा है 22, 20, 18, फिर 17, 12, 22, 23। तो बहुत अच्छा आप लोगों का परफॉर्मेंस है। ऐसे ही पढ़ते रहिए और अच्छा से मन लगाकर। सभी लोग और लोग भी काउंट करके सभी लोग बताइए। 18, 17, 22, 20, 13 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है। बहुत लोग का 7 किनका सही हुआ है, वो लोग लेट से जुड़ी है क्या? जिन लोगों का भी अगर 7 आया हुआ है ना, तो वो लोग थोड़ा ध्यान दीजिए पढ़ने में, क्योंकि इसमें देखिए निगेटिव मार्क भी है। यहाँ पे तो आप लोग निगेटिव नहीं ऐड करती हैं, लेकिन वहाँ पे निगेटिव भी मार्क रहेगा, वो भी 1/4। तो अच्छा से देख के जो भी क्वेश्चन है उसको करना है, ठीक है। तो चलिए आप लोगों को अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आज के लिए गुड नाइट, थैंक यू।